Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th, Chapter number 5, Understanding 2 paper. There are total 19 questions in this paper, having 4 long and 15 short questions. So first short question is, why does rate of diffusion increase with increase in temperature? So you can see it in the diffusion topic of liquids. Here the temperature point, you have to mention this. Okay, so क्या रीज़न है कि बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काबिल होते हैं, उनका डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, so increase of temperature increase diffusion. Next question, how can we measure blood pressure? तो इसमें आपने बताना है कि मेथड क्या है, किस चीज़ से करते हैं, और साथ में आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है. ठीक है, यानी कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं. सो you will see there a pink box here. So ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मेजर करते हैं? प्रेशर गॉज, यानी कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है. ठीक है, प्रेशर गॉज. और वो क्या हो सकता है? वो मर्करी मैनोमीटर, जैसे आप देखते हैं कि मर्करी उसके अंदर फिल की गई होती है, तो मर्करी के लेवल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से पता चलता है कि कितना प्रेशर है. ठीक है, तो एक मर्करी का मैनोमीटर यूज़ किया जाता है या फिर कोई और डिवाइस. तो इस तरह से चंद चीज़ें हैं. उसके बाद हमारे पास है कि कुछ वैल्यूज़ हैं, कि मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 120/80. ठीक है, 120/80 वैल्यू है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो ये ही आपके पास रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है. ठीक है, सो आगे इसकी दो टाइप्स हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट वैल्यू है ये सिस्टोलिक प्रेशर की होती है, और जो सेकंड वैल्यू है ये डायस्टोलिक प्रेशर की होती है. ठीक है, सो आप इसका आंसर यहाँ तक मेंशन कर दें और आगे टाइप्स के जस्ट नेम लिख दें कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपको लिखेंगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, मार्किंग कैटेगरीज यहाँ पर वीडियो में शो हो रही हैं लेकिन पेपर के दौरान शो नहीं होंगी, तो इस चीज़ का आपने खुद ख्याल रखना है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं. नेक्स्ट, इन विच यूनिट बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड. टेम्परेचर का यूनिट लिखना है आपने, वो क्या है? बॉडी टेम्परेचर. हमारा जब हमें टेम्परेचर होता है किसी को, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर से और वो लिख कर देता है. तो वो किस यूनिट में लिख कर देता है, वो चीज़ पूछी गई है. ओके, तो आपको लगता है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में देता है, हालांकि ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे वो बाज़ आपको बुखार होता है तो वो कहते हैं कि 100 बुखार है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. ठीक है, उस पर तो वाटर बॉयल हो जाता है, तो हमें भी फिर बॉयल हो जाना चाहिए और चीज़ें सुकड़ जानी चाहिए बिल्कुल ही. ठीक है, सो लिहाजा 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर नहीं होता, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में 100 होता है. ओके, सो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस में मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है. ठीक है, और नॉर्मल इसकी वैल्यू है 98.6 फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है. और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो वो 37 होती है. ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, और अगर फ़ारेनहाइट में उसको देखते हैं तो वो 98.6 होता है. ओके, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है वो भी तकरीबन इतना ही होता है. ठीक है, सो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट इज, डज केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर? नो, Kelvin scale starts from 0 and it has all positive values. Okay, next is, why is vapor pressure higher at high temperature? तो ये आपके पास वेपर प्रेशर वाली हेडिंग है, जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर वाला पॉइंट है, आप पूरा मेंशन कर देंगे. ठीक है,
अच्छा, रीज़न क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को लीव करके, लिक्विड की सरफेस को लीव करके वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और जब जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है वाई amorphous solid do not have sharp melting points while crystalline solid do have। ठीक है, सो यू विल राइट amorphous solid do not have sharp melting point because there is no regular three-dimensional arrangement of atoms in amorphous solids. Okay, but crystalline solids have a regular three-dimensional pattern of molecules. That's why they have sharp melting point. Next is state whether allotropy is shown by element or compound. So इसका आंसर है allotropy is shown only by elements। ठीक है, सिर्फ elements ही allotropy शो करते हैं, compounds नहीं। Next है write a note on compressibility। So ये gases वाले आपके पास टॉपिक में गैस की प्रॉपर्टीज़ में मेंशन है compressibility, तो ये आप सारा लिखेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस, दबाने की सलाहियत। तो गैसेस को दबाया जा सकता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जब हम दबाएंगे तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, स्पेसेस थोड़ी कम हो जाएंगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम जगह घेरेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स उन्हें दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पास्कल? हाउ मेनी पास्कल आर इक्वल टू 1 atm? ओके, सो हियर this is a definition of Pascal. Pressure has SI unit of Newton per meter square. It is also called Pascal. Okay, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. ठीक है, प्रेशर के यूनिट को पास्कल कहते हैं। असल में प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसी को ही पास्कल कहा जाता है। और आगे उसने पूछा है कि एक ATM में कितने पास्कल होते हैं, तो उसके लिए आप ये लिखेंगे 1 atm इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेट बॉयल्स लॉ। तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे और उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो लिखेंगे। तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आ जाएगी। और जिसका एक्सप्रेशन है वो फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ओके, क्या कहता है बॉयल्स लॉ कि अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वॉल्यूम किसी गैस का बढ़ाया जाए तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, इसी तरह अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ सिर्फ तभी करेक्ट है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर चेंज ना हो। नेक्स्ट इज विच फैक्टर अफेक्ट द एवेपोरेशन? एवेपोरेशन के फैक्टर्स लिखेंगे। सो हेयर आर 3 फैक्टर्स। ठीक है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप इनकी सारी आगे से डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो सरफेस एरिया ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर चाय जो है वो कप में डाली जाए तो वो देर से ठंडी होती है। अगर आप उसको किसी प्लेट में, सॉसर में डालें, पिर्च में डालें तो वो जल्दी ठंडी होती है। उसकी वजह क्या है कि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, कप ऊपर से छोटा होता है, सॉसर वाइड होता है, तो सॉसर में से जो चाय के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी एवेपोरेट होते हैं। ठीक है, सो एवेपोरेशन कूलिंग, दैट्स वाई वहाँ पे चाय जल्दी ठंडी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये वही है जो मैंने अभी आपको वेपर प्रेशर में बताया कि ज़्यादा टेम्परेचर के वक्त ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो जल्दी इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको तोड़कर सरफेस पे जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। तो इसलिए इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग
देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन एवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो फिर एवेपोरेशन ईजिली हो जाएगी। जैसे वाटर है और अल्कोहल है, वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं अल्कोहल से, इस वजह से वाटर जो है वो उसमें एवेपोरेशन स्लो होती है, जबकि अल्कोहल में एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। ओके, इसमें भी आप यही रीज़न लिखेंगे, ड्यू टू द stronger intermolecular forces between the water molecules as compared to the alcohol molecules, the boiling point of water is higher than that of alcohol, ठीक है। तो यानी कि वाटर दोनों के अंदर बचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है वाटर अल्कोहल में, लेकिन वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है, यानी कि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है वाई केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर एंड हनी सेटल्स डाउन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि चीज़ ऊपर क्यों तैर रही है, चीज़ नीचे क्यों बैठ गई है, तो उसका हमेशा आंसर अपने डेंसिटी के लिहाज से देना होता है, ठीक है। जो चीज़ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी वो चीज़ भारी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी यानी वो जो चीज़ हल्की होगी वो हमेशा ऊपर तैरेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हनी नीचे बैठ गया, हनी सेटल डाउन, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ हनी इज़ मोर देन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, इसलिए हनी नीचे बैठ जाता है। कैरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। ओके, सो यू विल राइट density of honey is more than the kerosene oil, that's why honey settles down but kerosene oil floats over. Okay, next I define melting points and give example. melting point की definition आ जाएगी solids वाले topic के अंदर, ठीक है। here you can see melting point, here is the definition. Okay, the temperature at which solid starts melting and convert and coexist in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point. and example के तौर पे आप लिख लें, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, वो आप लिख लें द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl is 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट अभी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन एलोट्रॉपी, गिव एग्जांपल। सो हियर इज एलोट्रॉपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज़ 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3। ओके, तो असल में इसका क्या डेफिनेशन का मकसद है कि बच्चों एक ही एलिमेंट हो तो वो, लेकिन वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, ठीक है, लेकिन फिजिकल स्टेट दोनों फॉर्म्स की सेम हो। फिजिकल स्टेट मींस अगर एक सॉलिड है दूसरा भी सॉलिड हो, अगर एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड हो, ठीक है, दोनों स्टेट्स उसकी स्टेट सेम होंगी लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो यानी या तो शेप चेंज हो या एटम्स चेंज हो, तो है एक ही एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक O2 की फॉर्म में और एक O3 की फॉर्म में। दोनों फॉर्म में होता गैस ही, ऑक्सीजन भी गैस है, ओजोन भी गैस है, बट इनके एटम्स की तादाद डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है।
आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। इसमें आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसके लिखेंगे और फिर डायग्राम भी लाजमी ड्रॉ करेंगे। डायग्राम के भी 1.5 मार्क्स हैं। ओके, हियर इज अ चार्ल्स लॉ। ओके, तो स्टेटमेंट है पहले कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लिखना है, खाली टेम्परेचर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर जो केल्विन में हो। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट होना चाहिए, लाजमी केल्विन में होना चाहिए। अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो ये लॉ मतलब रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये लॉ साबित नहीं होगा आप। ठीक है, तो इस वजह से जब भी आप चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें, आपने टेम्परेचर को केल्विन में पहले कन्वर्ट करना है। केल्विन में अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के आंसर रॉन्ग आएंगे। ठीक है, अच्छा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसमें कंडीशन है कि प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, प्रेशर कांस्टेंट। सो अब अगर आप इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, आपको पता है कि कांस्टेंट लगाते हैं KT। अगर हम कांस्टेंट्स को एक साइड पे रखें और वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएं तो टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर टेम्परेचर को इक्वल के इस साइड पे लाओगी तो वो इधर आके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि K इज़ इक्वल्स टू V/T। ओके, सो सपोज कर लें कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम जिसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, तो उस टाइम पे वो उसका वॉल्यूम था V1। ओके, तो जब हमने इन्हें डिवाइड किया तो हमारा आंसर K आया। इसी तरह एक और गैस है, उसका हमने कोई टेम्परेचर चेंज, लेट सपोज इसी गैस, यही वाली गैस है जिसका ये टेम्परेचर था, अब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, उसका टेम्परेचर हम कर दें T2, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वो हो गया V2। ओके, लेकिन जब डिवाइड किया आंसर फिर भी उसका वही आया जो पहले आया था, क्योंकि जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब डिवाइड किया तो आंसर वही K आ गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें K के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर हैं। तो इनको हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सो दिस इज़ अ चार्ल्स लॉ। एंड अगेन ये चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो हमेशा टेम्परेचर किस में लेना चाहिए, केल्विन स्केल में। ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आगे इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी मेंशन है आपकी बुक में। हेयर इसमें उसने दो ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर उसने जो टेम्परेचर है यहाँ हीट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री से। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जब उसने गैस के ऊपर एक पिस्टन लगाया तो देखा कि उसका वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने इसको हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर 100 कर दिया, तो गैस का वॉल्यूम खुद ब खुद गैस एक्सपैंड हो गई, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, तो उसका वॉल्यूम हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, सो दिस इज़ अ verification. Next is define boiling point and how it is affected by different factors. तो definition आएगी boiling point की, फिर उसकी explanation आएगी, फिर diagram आएगी और फिर factors आएंगे। ठीक है, so here boiling point है। ओके, इसकी definition है ये, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, यानी कि हम एक लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब उस लिक्विड का जो अपना वेपर प्रेशर है वो हम बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो हम उस पॉइंट पे टेम्परेचर नोट कर लेंगे, तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा।
ठीक है। तो ये किस तरह से है कि हम एक लिक्विड को बच्चे हीट कर रहे हैं, तो उसके जो जब हम हीट करते हैं तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर हीट करने से बढ़ता है ऊपर, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था हेयर। ठीक है, तो इसलिए हीट कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, ज़्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। यहाँ पे ग्राफ है, आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो क्या है ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर्स मेंशन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर मेंशन है, ठीक है, और ये मिलीमीटर मरकरी में है वेपर प्रेशर्स, और 3 हमने लिए हैं सॉल्यूशन, एक वाटर लिए, लिक्विड्स लिए, एक वाटर, एक अल्कोहल और एक ईथर। ठीक है, तो हम उसको हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो उनके वेपर प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहे हैं, इसलिए सारे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर का बहुत जल्दी चला गया ऊपर को ग्राफ, अल्कोहल का थोड़ा सा देर से ऊपर को चढ़ा है, और वाटर का बहुत देर से चढ़ा है। इसकी वजह यह है कि वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिर अल्कोहल की होती हैं, फिर ईथर की वीक होती हैं। तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उनको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उनके वेपर प्रेशर जो है वो थोड़े से बाकियों से कम होते हैं, तो कम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर को चढ़ रही है कर्व। ओके, अच्छा जी, तो वेपर प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। तो ये जो 760 है, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, क्योंकि 760 मिलीमीटर मरकरी एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है, हमारे एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है 760। तो जब इनकी ये लाइन एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से मैच कर जाती है, दैट मीन्स कि वो टेम्परेचर इनका बॉइलिंग टेम्परेचर है। लाइक ईथर का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर न्यू लाइन हम खींचें और यहाँ पर देखें ये कौन सा टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर देखें 20 और 40 के दरमियान है, तो वो है जी 34.6 यहाँ पे उन्होंने लिखा है। दैट मीन्स कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे ईथर का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, तो दिस इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। इसी तरह अल्कोहल का 78 है, इस तरह वाटर का 100 है। अब इसके फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ लिक्विड, कि अगर लिक्विड पोलर हो या नॉन पोलर हो। पोलर लिक्विड होगा तो उसकी चार्जेस होंगे, इस वजह से उसकी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। और नॉन पोलर में कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी वही है कि जिसकी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट, जितना बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसलिए बाहर का प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये प्रेशर कुकर के अंदर ये वाला प्रिंसिपल यूज़ होता है। कैसे बच्चा, प्रेशर कुकर में हम प्रेशर लगा देते हैं ऊपर, यानी कि हम बाहर का प्रेशर बढ़ा देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वाटर जो अंदर खाने के अंदर पानी भी हम डालते हैं ना, ठीक है, खाना पकाते हुए, तो वो जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि हमने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वो वाटर देर से बॉयल होगा, यानी उसमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, देर से उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो इस देर से आने में उसको हीट हमें बहुत ज़्यादा करना है, हीट ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर का ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। डेफिनेशन लिखेंगे आप, उस एग्जाम्पल लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो जो भी एग्जांपल्स आती हैं वो आप लिखेंगे, तो उसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, सो सॉलिड स्टेट इज़ हेयर। तो आप थोड़ा सा उसके डिफाइन करेंगे, इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ ही आएंगी उसमें, कि सॉलिड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें कोई स्पेस नहीं होती, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसा लगता है कि वो मूव ही नहीं कर सकते,
ठीक है, और उनके ख़ास शेप होती है, ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ख़ास वॉल्यूम होता है, और जब वो मूव इतना नहीं कर सकते इस वजह से वो डिफ्यूजन भी नहीं शो करते। ठीक है, और उनकी जो वो सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। सो नेक्स्ट टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी मेल्टिंग पॉइंट। सो जो सॉलिड्स हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जब उन्हें हम हीट करते हैं तो उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेशन करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह हीट सप्लाई करते रहें तो ऐसा वक्त आएगा कि वो अपनी जगह छोड़ के भी एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो दैट टेम्परेचर वुड बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और उस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट और जो उस सॉलिड की जो लिक्विड स्टेट होगी वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने का जो स्पीड है, रेट है, वो इक्वल होगा। तो इसलिए ऐसे सॉलिड्स जो आयनिक हों उनके तो बहुत सारे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कोवलेंट सॉलिड्स जिनके नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल हों, मैक्रो मीन्स बड़े, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हों, तो उनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, रिजिडिटी है आगे के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल बहुत पैक होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होती है, वो जुड़े जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी बताई हुई है 2.7, इस तरह आयरन और गोल्ड की बताइए। एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, एग्जाम्पल का भी 1 मार्क है। लास्ट में एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर से ही पता चल गया, यहाँ चार्ल्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो उसका T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि उसने फर्स्ट वॉल्यूम उसने नहीं बताया, वो उसमें कोई मसला नहीं, हम अज्यूम कर लेंगे कि क्या है, लेकिन उसने कहा कि जो दोबारा वॉल्यूम है टेम्परेचर कम करने से क्या वॉल्यूम कम तो होना ही है, कह रहा है कि वॉल्यूम 1/3 कम हो जाएगा, ये हमने बताना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कितना कम होगा, व्हाट रेशो से कम होगा, वो बताना है। ठीक है, आपने इसमें सारा जो है इसके अंदर आपने सबसे पहले आपने इसमें लाजमी गिवन रिक्वायर्ड मेंशन करना है। गिवन रिक्वायर्ड लिखेंगे, डाटा बन जाएगा, फिर आप उसके सोल्यूशन, फिर आप फार्मूला लिखेंगे चार्ल्स लॉ का, फिर सोल्यूशन लिखेंगे और फिर यूनिट, हर चीज़ के अलग मार्क्स होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इस पेपर का। ये हमारे पास हम फार्मूला, अच्छा टेम्परेचर जो है पहले T1 है और फिर T2 है, 30 और 10। 30 डिग्री सी। चार्ल्स लॉ के लिए अभी हमने सारा डिटेल से पढ़ा है कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, इसलिए इसको डिग्री सी को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम 30 डिग्री सी में 273 ऐड करेंगे। So it's 303 Kelvin. नेक्स्ट T2 है, टेम्परेचर हमारे पास है 10 डिग्री सी, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। ओके, वॉल्यूम हमें V1 पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता, बट हम उसे लेट सपोज x कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और V2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे, V1
over T1 is equals to V2 over T2। ठीक है, हमें V2 फाइंड आउट करना है, दिस वन। तो हम T2 को यहाँ से उठा के इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ ये नीचे था डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे आके नोमिनेटर में हो जाएगा। सो मैं इसको इस तरफ करके लिख रही हूँ, V1 ओवर T1 वैसे ही रहा और T2 ऊपर आ गया। सो जब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, V1 के लिए x, T1 का 303 मल्टीप्लाई बाय 283। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 283 डिवाइडेड बाय 303 तो ये आ जाएगा 0.93। हम यहाँ पे लिख लेते हैं V2 इज इक्वल्स टू 0.93x। ठीक है, x साथ वैसे ही आ गया। तो x वॉज इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V1, यानी कि अब V2 जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 था तो ये 0.93 डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 1:0.93 इज आंसर। ठीक है, पहले आप इसमें A आंसर मेंशन करेंगे कि वॉल्यूम के नो, वॉल्यूम डज नॉट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, फिर B का आंसर लिखेंगे कि 1:0.93 वॉल्यूम डिक्रीज टू 0.93 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।